नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। चुनाव प्रचार को लेकर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नेता बिना किसी तैयारी के जनता के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार का पूरा पैटर्न समझना चाहिए। दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारी के साथ जिस मुद्दे पर अड़ना है और लड़ना है, उसी के इर्द गिर्द बयानबाजी करती हैं। बीजेपी ने पहले जिन्ना का नाम लेकर प्रचार का एजेंडा सेट किया था, फिर पलायन और उसके बाद आज मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर जनता से वोट मांगे। ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने किसानों का मुद्दा पकड़ा और लाल पोटली लेकर जनता के बीच गई। हम अखिलेश लाल पोटली का मकसद हम आपको बताएंगे कि उनका मकसद आखिरकार क्या था, लेकिन उससे पहले बात बीजेपी के तूफानी प्रचार की करेंगे। आपको बीजेपी के दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की वो रैलियां भी दिखाएंगे जहां वो फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। रैलियां क्या, डोर टू डोर कैंपेन। अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर की जनता से वोट की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बागपत, बडौत और मुरादनगर में जनता को अपनी सरकार की कामयाबी गिना रहे थे। जेपी नड्डा ने भी इटावा और बरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। देखा जाए तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इनमें यूपी सभी पार्टियों के लिए सबसे अहम है। यूपी की अहमियत के सबूत आप इन 3 तस्वीरों से देखिए। ये यूपी के 3 शहर हैं, मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर। इन तीनों शहरों में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तूफानी दौरा किया। पश्चिमी यूपी के 3 महत्वपूर्ण इलाकों पर बीजेपी के नाम का डंका वोटिंग के दिन तक बजता रहे, इसीलिए अकेले अमित शाह ने ही इन इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से उनके वोट मांगे। वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वोट तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश यादव थे, ये समझ आता है। बीजेपी के प्रचार कार्यक्रम में डोर टू डोर कैंपेन होने थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि देवबंद में तो गृह मंत्री अमित शाह का 25 मिनट का कार्यक्रम 5 से 7 मिनट में ही खत्म करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपना कार्यक्रम शुरू किया। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से आप मानिए कि अमित शाह ने एक बार फिर से मथने की कोशिश की है। पहले जैसे उन्होंने कैराना से शुरू किया, मथुरा, और आज कम से कम मुजफ्फरनगर की जो भीड़ है, ये ऐतिहासिक भीड़ दिखाई दे रही है पूरे शहर में। जिस तरीके से अमित शाह को देखने और सुनने लोग आए। बीजेपी के प्रचार प्रसार का एजेंडा आज साफ था। कल जिन्ना उनकी जबान पर था, तो वहीं आज मुजफ्फरनगर दंगा उनके प्रचार के मास्टर प्लान का हिस्सा था। अमित शाह ने लोगों के मन में मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताजा करवाईं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में भी दंगा नियंत्रण पर सरकार की तारीफों के पुल बांधे। मैं यहाँ आया, मैंने दंगों की वीरता को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग डोर टू डोर कैंपेन में नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी भी इलाके में ये संख्या 10 तो नहीं दिखी, उससे कहीं ज्यादा। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के बाद हमने लोगों से बात की और उस इलाके का मूड समझा। 5 सालों में जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहा वो यही रहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा काम किया, जिसने जो सबसे बड़ा योगी सरकार का फैक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर ने वाकई में जो बाजारों में स्थिति रहती थी सांप्रदायिकता की, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया।
इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, अब रोड्स देखो कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया हो गई है। दिल्ली यूपी आज देहरादून जाना हो विद इन पहुंच जाते हैं, हरिद्वार जाना हो 1 घंटे पहुंच, 2 घंटे वाला रूट 1 घंटे में कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है तो हर चीज में समय लगता है। देवबंद में एक रोचक पोस्टर भी दिखाई दिया जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें थी। उसमें ऊपर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भी बने हुए थे। यहाँ के लोग इसका भी अपना एक अलग मतलब निकाल रहे हैं। जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है जहाँ पे प्रधानमंत्री को इन्होंने राम जी के तौर पे दर्शाया है, जो गृह मंत्री है उनको लक्ष्मण जी के तौर पे दर्शाया और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ उनको हनुमान जी के तरह दर्शाया है। तो आइए बात करते पूछते हैं कि ये पोस्टर लगवाने के पीछे की कहानी क्या है और क्या सोच थी। सोच यह है, श्री राम जी के समय में आम आदमी, आम नागरिक सब सुरक्षित थे, उसी तरह अब मोदी जी के राज में सब सुरक्षित है। जहाँ तक लक्ष्मण जी, हनुमान जी इन शक्तियों के बारे में है तो मोदी जी के पास वो शक्ति है कि आज वो इंटरनेशनल लीडर हैं, हमारे देश के लीडर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली लीडर हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जहां भी गए, बीजेपी शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की बात जरूर कही। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव पर माफिया परस्त होने का आरोप लगाना नहीं भूले। जिस प्रकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला। ये पेशेवर माफियाओं के ऊपर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वे इस सत्ता का संचालन करते थे, और अब अगर आपके बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। तो बुलडोजर चलाने के लिए दम होना चाहिए, दम। बीजेपी के सभी नेता आज क्लियर माइंडसेट के साथ प्रचार में लगे थे। योगी आदित्यनाथ ने बागपत में दिए अपने संबोधन में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान यूपी पर लगे जख्मों के निशान। नौजवान पलायन कर रहा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। व्यापारियों का अपहरण होता था। 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता जनार्दन के बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी वाहन की रक्षा। यूपी चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, बीजेपी के 3 बड़े नाम यूपी में आज विजय रथ को मंजिल तक पहुंचाने में लगे हुए थे। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए, बहु बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके कैंडिडेट कौन हैं? आधे जेल में, कुछ बेल पर। बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी में सत्ता के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति पलायन, दंगे और जाट वोट बैंक के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। बीजेपी ने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया और मुजफ्फरनगर में आज दंगों का जिक्र छेड़ा। दरअसल ये दोनों मुद्दे इन इलाकों के बसे लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं और यही वजह है कि इन भावनाओं के तार छेड़कर बीजेपी विजय गीत बनाना चाहती है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक, देवबंद से श्रेया और इटावा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो जंग चाहे चुनावी हो या फिर जंग के मैदान पर, दुश्मन की कमजोरी पता होनी चाहिए, जिसे विरोधी की कमजोर नफ्स पता होती है। उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिस तरह बीजेपी जानती है कि दंगा, पलायन और यूपी की सुरक्षा व्यवस्था सपा सरकार की कमजोरी रही है, ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव भी जानते हैं कि बीजेपी के भिड़ने के लिए, अगर बीजेपी से भिड़ना है तो किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण और घातक हथियार साबित होगा। इसलिए वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर लाल रंग की चुनावी पोटली लेकर मैदान में उतरे।
और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। यूपी की राजनीति में बीजेपी अपने मैदान पर अखिलेश को घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडा राज का मुद्दा। तो वहीं अखिलेश यादव इस लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और ये लाल रंग है। आपको याद होगा कि लाल टोपी पर कुछ समय पहले पीएम मोदी ने तंज कसा था। इसे यूपी के लिए खतरा बताया गया था और उनका इशारा समाजवादी पार्टी पर था। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। इस मुद्दे पर अखिलेश ने पहले भी कई बार जवाब दिए हैं, लेकिन असली जवाबी वार अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। लाल टोपी में वो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन अब वो बात बात में किसानों के नाम पर छठ से लाल पोटली निकाल लेते हैं। तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। दंगा पॉलिटिक्स के जवाब में अखिलेश की पोटली पॉलिटिक्स उनका आज का एजेंडा था। अखिलेश के मुताबिक इस पोटली में अन्न है और उन्होंने अन्न की शपथ ली है। प्रदेश के किसानों को इस तरह से वो ये बताना चाहते थे कि वो उनके असली हितैषी हैं। उनके साथ जयंत चौधरी भी हैं, तो मतलब जाट लैंड में स्थिति मजबूत करने के लिए इससे बेहतर मुद्दा नहीं हो सकता। ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है। ये गठबंधन हमारे गंगा जमुनी तहजीब को लाने वाला और पुनः उसको आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीत से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने दंगा और पलायन का मुद्दा उठाकर जन भावनाओं के जख्मों की याद दिलाई, तो अखिलेश ने पोटली दिखाकर किसानों का मुद्दा उठाया। वैसे भी किसान आंदोलन के बाद किसानों का मुद्दा फिलहाल बीजेपी की कमजोरी बना हुआ है, इसलिए वो इसकी चर्चा नहीं करते। 3 कानून क्यों लाए थे और 3 कानून क्यों हटा दिए? अगर 3 कानून किसानों के हक में थे तो पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्या नहीं कहा किसानों को? आतंकवादी तक कहा, मवाली तक कहा। इसलिए इस क्षेत्र का किसान गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। अगर अखिलेश और जयंत किसानों को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी किसानों के लिए किए गए कामों को अलग तरीके से पेश कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया
प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। मित्रों, एक गन्ना का क्षेत्र है, लगभग 1,48,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले सालों तक, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलें थी, 21 बंद करा दी। किसने कराई? ये बसपा सपा ने कराई। बीजेपी के दावों के जवाब में अखिलेश और जयंत अपनी एक विशेष योजना पर चल रहे हैं और किसानों के लिए कुछ खास वायदे किए जा रहे हैं, जैसे 15 दिनों में गन्ने का भुगतान, किसानों का क्रॉप्स फंड, फार्म रिवॉल्विंग फंड, 300 यूनिट बिजली मुफ्त सिंचाई की सुविधा, एमएसपी पर अनाज की खरीद। अखिलेश और जयंत जानते हैं कि बीजेपी से टकराने के लिए किसान और उनसे जुड़े मुद्दे एक बड़ा हथियार हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए फांस बने 3 कृषि कानूनों से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब दंगा, पलायन, जिन्ना और पाकिस्तान के तीरों से अखिलेश को घेरा जाता है तो अखिलेश किसान और उनसे जुड़े मुद्दों को ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब पेगासस जासूसी कांड की बात करेंगे, जिसमें एक नया खुलासा हुआ और यह खुलासा किया है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले की गई $2 अरब की डिफेंस डील में खरीदा गया था और इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। यह खुलासा इसलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि पिछले वर्ष जुलाई में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड करने की बात सामने आई थी। इसमें भारत का नाम भी शामिल था, लेकिन भारत सरकार ने एनएसओ ग्रुप से किसी भी लेन देन से इनकार किया था। लेकिन अब इस नए खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल जुलाई में पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ तो सवाल भारत सरकार पर भी उठे। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया के सामने खोल दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, उसी दौरान एनएसओ ग्रुप से पेगासस डील फाइनल हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल में एक बीच पर पहुंचे। उनके बीच संबंध गर्मजोशी भरे दिख रहे थे, लेकिन इस गर्मजोशी के पीछे एक वजह थी। उनके देश लगभग $2 बिलियन के संवेदनशील हथियारों और जासूसी उपकरणों के पैकेज की बिक्री पर सहमत हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस डील के बदले भारत ने पहली बार इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर इजरायल का पक्ष लेते हुए जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। पिछले साल पेगासस जासूसी कांड का खुलासा होने के बाद भारत सरकार ने ऐसी किसी भी डील से इनकार किया था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स 28 जनवरी 2022 का पूरा रिपोर्ट है ये कि किस ढंग से ये पेगासस खरीदी किया जाता है और किस ढंग से मोदी जी भी वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मिले और बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहाँ जब आए वो बातचीत करके जैसा कि इवन बजट भी वो पेगासस स्पाईवेयर खरीदने के लिए
उन्होंने बजट भी बीच में बढ़ाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछले साल पेगासस जासूसी कांड सामने आने के बाद भारत सरकार का स्टैंड क्लियर था। गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत ने पेगासस खरीदा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खुलासे की क्रोनोलॉजी समझाते हुए इसे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश बताया था। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में केंद्र सरकार ने पेगासस के जरिए किसी भी तरह की जासूसी के आरोपों का खंडन किया था। यहाँ तक कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने पेगासस खुलासे से पल्ला झाड़ लिया था। If the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. Thank you, Honorable Speaker, sir. पिछले साल अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का एक 3 सदस्यीय पैनल इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन इस नए खुलासे ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के मुताबिक अब ये साफ हो चुका है कि मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था, जिसे लेकर सरकार ने संसद को धोखे में रखा, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाई, 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का अपहरण किया और ऐसा करके मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस का आरोप है कि पेगासस जासूसी का यह सारा काम पीएम मोदी के कहने पर हुआ। कि पेगासस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया, प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। नंबर 1, भारत सरकार ने पेगासस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया। अभी तक न भारत सरकार ने यह माना है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायल से खरीदा और न ही इजरायली सरकार ने माना है कि उसने भारत को यह जासूसी सिस्टम बेचा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है, तो बीजेपी के प्रवक्ता या हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से बोलने दो, न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। जो बात हमने रखी थी 1 साल पहले, या जब पेगासस का खुलासा हुआ था, तो राहुल गांधी हो, सभी नेताओं, हम सभी ने पार्लियामेंट में या बाहर बार बार उस बारे में तथ्य और एविडेंस सामने लाने का कोशिश किया था कि हमारे सबके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। हम क्यों, बीजेपी के बहुत बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी निगरानी है। यूपी के मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी निगरानी चल रही है, सबको मालूम है। पेगासस को दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसे सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है और इसकी कीमत अरबों रुपए की होती है। यही वजह है कि पेगासस जासूसी कांड में सरकार पर उंगली उठ रही है। फिलहाल इस नए खुलासे पर सरकार का पक्ष आना बाकी है। मोहित शर्मा और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। और ये जासूसी कांड है क्या? अगर आपको अब तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको बता देते हैं कि दरअसल भारत में पेगासस वर्ष 2019 में सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब पेगासस के जरिए करीब 1400 पत्रकारों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और कई राजनेताओं के फोन की जासूसी का आरोप लगा था। जुलाई 2021 में मीडिया ग्रुप के एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ने खुलासा किया था कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर के कई बड़े पत्रकारों, व्यापारियों और नेताओं की जासूसी के लिए हो रहा है। खुलासे में दावा किया गया था कि पेगासस के जरिए देश में जिन लोगों की जासूसी की गई उसमें 40 पत्रकार, विपक्ष के 3 बड़े नेता, 2 केंद्रीय मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं।
जिन प्रमुख लोगों के फोन की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी करने का दावा किया गया, उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्र के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के नाम भी शामिल थे। हालांकि सरकार ने कभी नहीं माना कि उसने इजरायली पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया। अब तक एक बार फिर पेगासस जासूसी कांड को लेकर नया खुलासा हुआ तो विवाद बढ़ता दिख रहा है। पेगासस कांड सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, दुनिया के कई देशों में इसने खलबली मचाई थी। इस जासूसी सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे एडवांस जासूसी सॉफ्टवेयर माना जाता है। पेगासस को किसी भी मोबाइल फोन में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है। सिर्फ एक मिस कॉल करके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस या सोशल मीडिया से भी यह सॉफ्टवेयर किसी मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो सकता है। एक बार किसी के मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद यह सॉफ्टवेयर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा जरा इस बात से लगाइए कि फोन में इंस्टॉल होते ही ये कुछ ही मिनटों में फोन के सारे ईमेल, हर तस्वीर, हर मैसेज और सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को चुरा लेता है, यानी उसका पूरा डेटा चुरा लेता है। साथ ही फोन के लोकेशन से लेकर इसके कैमरा और माइक्रोफोन तक को कंट्रोल कर लेता है। पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ पिछले एक दशक से अपने जासूसी सॉफ्टवेयर को दुनिया भर की सरकारों और खुफिया एजेंसियों को बेचती रही है। कंपनी के मुताबिक वो इस सॉफ्टवेयर को अब तक दुनिया के 40 देशों में 60 सरकारी कस्टमर को बेच चुकी है, जिनमें भारत सरकार का नाम भी शामिल होने का दावा किया जाता है, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसकी जांच अभी चल रही है। अब रुख अगली खबर का। शिक्षकों का फर्ज होता है कि वो अपने छात्रों को शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और शराब पीने की बुरी आदत से दूर रखें। लेकिन बिहार में अब शिक्षकों के कंधों पर शराब तस्करी रोकने की जिम्मेदारी भी होगी और उन्हें शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का मुखबिर होने की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। ये नीतीश सरकार के सुशासन का नया फरमान है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अब समाज को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है, शराब माफियाओं को पकड़वाना है। ये फरमान है सरकार का, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। इस सरकार ने एक बेतुका और तुगलकी फरमान फिर से जारी किया है। राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले शराबियों और शराब माफियाओं की तलाश करेंगे। राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, सरकार पूरी तरह से शराबबंदी कानून सफल करने में विफल साबित हो रही है। अरे तो शराबबंदी है तो शराबबंदी, शराब पीना गलत चीज है। अगर शिक्षा के मंदिर से इस बात को फैलाया जाता है तो इसमें कौन नई बात है। हम तो कह रहे हैं ये तो सरकार की, पूरे सरकार के तरफ से बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है कई बार, तो इसमें तो कोई नई चीज। बिहार में अब समाज को नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। बिहार के शिक्षा महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव की इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। इसमें शिक्षकों को नया काम दिया गया है। उनसे कहा गया है शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखें, पियक्कड़ों की निगरानी करें, अवैध शराब बनाने वालों पर नजर रखें और इन सब के बारे में हेल्पलाइन पर खबर दें। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।